नमस्कार दोस्तों, उड़ान आईएएस एकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रवि गोयल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीजी टेट एग्जाम्स में मैथ्स के जो प्रश्न पूछे गए हैं उनमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता होगा, सीजी टेट का एग्जाम 18 सितंबर को होना है, तो समय बहुत कम है। जितने आप पिछले वर्षों के प्रश्नों को देखेंगे, उनको सॉल्व करेंगे, उतना आपके में कॉन्फिडेंस आएगा। आपको समझ में आएगा कि प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं, तो आने वाले एग्जाम में कैसी संभावना होगी प्रश्नों के पूछे जाने की। आपको ये तो पता ही होगा, मैथ्स का बहुत बड़ा वेटेज है, चाहे मैं पेपर 1 की बात करूं, चाहे मैं पेपर 2 की बात करूं। पेपर 1 की अगर मैं बात करूं तो ये कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के अध्यापन पात्रता हेतु होगा, जिसमें मैथ्स का कुल 30 प्रश्न पूछा जाएगा, 30 अंकों का। अगर बात करूं मैं पेपर 2 की, तो पेपर 2 जो है ये कक्षा 6वीं से कक्षा 6 से कक्षा 8 तक के अध्यापन पात्रता हेतु होगा, जिसमें मैथ्स 30 नंबर का है। तो पेपर 1 में भी मैथ्स 30 अंकों का पूछा जाएगा और पेपर 2 में भी मैथ्स 30 अंकों का पूछा जाएगा, तो बहुत बड़ा वेटेज है। तो आज की इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। तो हमारे द्वारा छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती परीक्षा 2022 के लिए ऑनलाइन लाइव क्लासेस प्रारंभ की जा चुकी हैं। 1 सितंबर से क्लासेस प्रारंभ हो चुकी हैं, जिसका समय है शाम 5:30 बजे से 8:30 बजे तक का। जैसा कि आप सभी ने सुना ही होगा, 10,000 से ऊपर पद आने वाले हैं, जिसमें सहायक शिक्षक और शिक्षक के मुख्यतः पद होंगे। तो सहायक शिक्षक और शिक्षक के पदों के लिए तैयारी कराई जा रही है। आपको मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, ये जो बैच संचालित किया जा रहा है, इसमें सहायक शिक्षक और शिक्षक के लिए तैयारी कराई जा रही है। तो 1 सितंबर से कक्षाएं प्रारंभ हो चुकी हैं। अगर आप लेट ज्वाइन करते हैं तो आपको रिकॉर्डेड वीडियोस प्रोवाइड किए जाएंगे। जो भी लेक्चर्स आपके छूट गए हैं, उनके रिकॉर्डेड वीडियोस भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। इस बैच में प्रत्येक लाइव क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो प्रोवाइड किया जा रहा है। प्रत्येक दिन जो भी क्लास आप अटेंड करते हैं, उसका रिकॉर्डेड वीडियो उसी दिन आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, जिससे रिवीजन करने में आपको आसानी हो। इसके अलावा प्रत्येक क्लास का पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, जिससे आप आसानी से बहुत अच्छी तरीके से नोट्स बना ले, जो कि एग्जाम में आपको काम आएगी। संपूर्ण सिलेबस का कवरेज है, संपूर्ण सिलेबस का मतलब सहायक शिक्षक और शिक्षक के लिए जो भी सिलेबस है वो कंप्लीट कराया जाएगा। लगभग 5 महीना अवधि है इस बैच की, हो सकता है 10 दिन 15 दिन आगे भी बढ़ जाए। अगर एग्जाम पहले आयोजित होगा, अगर ऐसा कुछ नोटिफिकेशन आता है कि एग्जाम पहले आयोजित होगा, तो ये जो ड्यूरेशन है 3 घंटे का, इसको बढ़ा दिया जाएगा और आपका सिलेबस बहुत अच्छी से कंप्लीट कराया जाएगा। न्यूनतम फीस है, विशेष ऑफर के तहत 4500 रुपए मात्र फीस रखी गई है। तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, बहुत सारे पद आने वाले हैं। आपने देखा ही होगा, आपने सुना होगा, 10,000 से ऊपर पद आएंगे, जिसमें मुख्यतः जो पद होंगे वो सहायक शिक्षक और शिक्षक के होंगे। तो बहुत आसान सिलेबस भी है, लेकिन आपको अच्छी से लग के तैयारी करनी पड़ेगी। तो हमारे साथ जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को एक सही दिशा प्रदान करिए। बिल्कुल भी समय व्यर्थ मत करिए। आप सोचेंगे एक बार नोटिफिकेशन आ जाए, उसके बाद तैयारी स्टार्ट करेंगे तो उसमें लेट हो जाएगी। ये तो कंफर्म है कि एग्जाम होना है, तो आप तैयारी में अभी से लग जाइए। तो अधिक जानकारी आपको चाहिए इस बैच से संबंधित, तो आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, आपको सारी बातें बता दी जाएंगी। तो जरूर इस बैच का लाभ उठाएं। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण सूचना, हमारे द्वारा 3 दिनों के लिए विशेष ऑफर दिया गया था हमारे ऑनलाइन कोर्सेज पे, जिसमें हमने व्यापम स्पेशल कॉम्बो पैक दिया था मात्र 5500 रुपए में, जिसमें मैथ्स और रीजनिंग कंप्लीट, हिंदी, कंप्यूटर, इंग्लिश, इन विषयों का कंप्लीट कोर्स आपको प्रोवाइड किया गया था मात्र 5500 रुपए में। इसके अलावा सेपरेट कोर्स भी प्रोवाइड किए गए थे, जिसमें मैथ्स रीजनिंग सेपरेट कोर्स है, हिंदी का है, कंप्यूटर का है और इंग्लिश का है। तो इस अवधि को हम कुछ दिनों के लिए बढ़ा रहे हैं। छात्रों की मांग है, अभी सीजी टेट का एग्जाम भी होने वाला है, जिसमें आप देखेंगे तो इन विषयों का बहुत बड़ा वेटेज है। तो लगातार छात्र जो हैं इस कोर्स को परचेस कर रहे हैं, तो समय की मांग कर रहे हैं, थोड़ा समय बढ़ा दिया जाए।
तो हमने कुछ दिनों के लिए ये ऑफर बढ़ा दिया है। ये ऑफर 11 सितंबर तक चलेगा। 11 सितंबर तक 11 सितंबर तक आप इन कोर्सेस को हमारे ऐप से परचेस कर सकते हैं। आपको न्यूनतम फीस पे ये कोर्सेस प्रोवाइड किए जा रहे हैं। 11 सितंबर तक ये ऑफर जारी रहेगा। 11 सितंबर तक आप न्यूनतम फीस पर इन कोर्सेस को परचेस कर सकते हैं। आप गूगल प्ले स्टोर से या QR कोड को स्कैन करके हमारे ऐप को डाउनलोड करिए और आपको स्टोर सेक्शन में ये सारे कोर्सेस दिखाई देंगे। आप कॉम्बो पैक भी ले सकते हैं। इन सभी विषयों का आप सेपरेट कोर्स भी परचेस कर सकते हैं। सारे एग्जाम्स में काम आएंगे, चाहे वो CG टेट का एग्जाम हो, चाहे वो शिक्षक भर्ती का एग्जाम हो, व्यापम का एग्जाम हो, PSC का एग्जाम हो, सारे एग्जाम्स में ये कोर्सेस आपको काम आएंगे। ऐसा नहीं कि किसी एक ही एग्जाम के लिए ये डिजाइन किया गया है। ये कोर्स आपको सारे एग्जाम में काम आएंगे। वर्तमान के पैटर्न को ध्यान में रखकर वीडियोस बनाए गए हैं। बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट के साथ बनाए गए हैं। संपूर्ण सिलेबस का कवरेज भी है। अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है। देखिए, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 216 वर्ग सेंटीमीटर है। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको दिया गया है। उसकी भुजाओं का अनुपात 3:4:5 है। तो उस त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है 216 वर्ग सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का अगर मैं क्षेत्रफल बोलूं क्या होता है, तो देखिए त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है उसका एक जनरल फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। क्या होता है? तो वर्गमूल S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, ये होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला, जो कि जनरली विषम बाहु त्रिभुज में काम आता है। विषम बाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है? जिसकी तीनों भुजाओं की लंबाइयां अलग अलग होती है। ये A है, ये B है और ये C। ये भुजा A सेंटीमीटर है, ये B सेंटीमीटर और ये C सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा वर्गमूल S ब्रैकेट में S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। अब S क्या होता है? तो S होता है अर्ध परिमाप। S होता है अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप कैसे निकालेंगे? तो पहले आपको परिमाप पता होना चाहिए। परिमाप, परिमाप का मतलब होता क्या है? बाहर का माप। ये जो परि लिखा हुआ है, इस परि का मतलब क्या हो जाएगा? बाहर। तो बाहर का माप, इसको बोलते हैं परिमाप। बाहर का माप, इसको बोलते हैं परिमाप। जैसे त्रिभुज का परिमाप निकालना है, ये देखिए, ये भुजा B सेंटीमीटर लंबी है, ये भुजा C सेंटीमीटर लंबी है और ये भुजा A सेंटीमीटर लंबी है। तो परिमाप में क्या बोलूंगा? A प्लस B प्लस C। अर्ध परिमाप तो इसका आधा। तो S का वैल्यू क्या होता है? A प्लस B प्लस C डिवाइड बाई 2। परिमाप हो जाएगा A प्लस B प्लस C। अर्ध परिमाप उसको डिवाइड कर देंगे 2 से, तो ये हो गया अर्ध परिमाप। अब बोल क्या रहा है? त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 3:4:5 है। तो मान लीजिए A कितना 3K, B कितना 4K और C कितना 5K, ऐसा मान लीजिए। आपको अनुपात दिया है, अनुपात दिया है तो यहां से भुजाएं आप नहीं मान सकते कि सर 3, 4 और 5 हो जाएगा भुजा की लंबाई। आपको पता नहीं है भुजाएं की लंबाई क्या है। आपको केवल यह पता है कि उनकी लंबाइयों का अनुपात जब मैं निकाला तो यह अनुपात कितना आया है? 3, 4, 5। हो सकता है एक भुजा 30 सेंटीमीटर हो, एक 40 हो, एक 50 हो सकता है एक 6 हो, एक 8 हो और एक 10 हो। क्योंकि इसको सिंप्लीफाई करने पे भी 3, 4, 5 आएगा, इसको सिंप्लीफाई करने पे भी 3, 4, 5 आएगा। 10 से काटेंगे 3, 4, 5, 2 से काटेंगे 3, 4, 5। तो अनुपात अगर दिया हुआ है, वहां से एग्जैक्ट डेटा नहीं बता सकते। अनुपात का मतलब समझना है कि आपको भुजा की लंबाइयों का अनुपात सिंप्लीफाई करने पर क्या मिला है? 3:4:5। तो यहां से आप 3, 4, 5 नहीं बोल सकते। हो सकता है 36, ये देखिए 48, 60, ये हो लंबाइयां। इसको सिंप्लीफाई किया होगा, 12 से कट किया, 3, 4, 5 आ गया। तो अनुपात अगर दिया है, वहां से एग्जैक्ट डेटा आप नहीं बता सकते। तो मैंने मान लिया A कितना है 3K, B कितना है 4K और C कितना है 5K। तो अर्ध परिमाप कितना हो जाएगा? देखो
3 और 4 7, 7 और 5 12, 12K/2। तो यहां से अर्ध परिमाप कितना आ गया? 6K आ गया। ए का मान मैंने बोला 3K, बी का मान 4K, सी का मान 5K। तो 5 4 9 3 12, 12K/2 तो 6K आ गया एस का वैल्यू। तो पुट करते हैं, एस का वैल्यू कितना हो गया? 6K। एस का वैल्यू कितना है? 6K। और ए का वैल्यू कितना है? 3K। एस का वैल्यू है 6K और बी का वैल्यू कितना है? 4K। एस का वैल्यू है 6K और सी का वैल्यू कितना है? देखिए 5K। तो यहां पे सी का वैल्यू कितना पुट कर देता हूं? 5K। अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल भी दिया है आपको। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया है? 216। तो यहां पे पुट कर दिया 216। तो यहां पे 216 पुट कर देता हूं मैं। कितना आएगा? देखिए ये हो गया 6K। ये कितना हो जाएगा? 6 में 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 3K। यहां देखिए कितना जाएगा? 6 में 4 जाएगा तो कितना बचेगा? 2K। 6 में 5 जाएगा तो कितना बचेगा? 1K। तो ये 216 कितना आ जाएगा? देखिए 6 6 त्रिका 18, 18 दूनी 36। अब 36 और यहां पे कितना बच रहा है? K गुणा K, K गुणा K। ये देखिए ऐसा कुछ बच रहा है। अब एक बात समझेंगे, 216 इधर पे छोड़ दीजिए, 36 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 6। K और K का वर्गमूल क्या हो जाएगा? K और K का वर्गमूल क्या हो जाएगा? K। तो 2K बाहर आ जाएगा ना। ये देखिए ये 2K का जोड़ा बाहर आया तो K बन गया, ये 2K का जोड़ा बाहर आया तो K बन गया और 36 का वर्गमूल क्या हो गया? 6 हो गया। तो यहां से सिंप्लीफाई करेंगे, कितना आएगा? देखिए 216 को भाग दे दिया 6 से, बराबर कितना? K²। 6 से भाग दिया कितना आया? 36। तो K² बराबर 36। तो यहां से K का मान वर्गमूल 36 और वर्गमूल 36 मतलब कितना? 6। तो K मिल गया आपको 6। अब K 6 मिल गया तो पूछा क्या है? परिमाप। तो K 6 मिल गया तो भुजा बता दीजिए। A कितना हो जाएगा? 3K है, 3K। तो कितना हो जाएगा? 3 छक 18। B कितना मिल जाएगा? देखिए 4K। तो 4 छक 24 और C कितना मिल जाएगा? 5K। तो 5 इंटू 6 30। तो परिमाप कितना हो जाएगा? जोड़ दीजिए 18, 24 और 30 को। कितना हो जाएगा? 30 20 50, 4 54, 54 और 8 कितना हो जाएगा? 62 और 10 72। तो 72 सेंटीमीटर हो जाएगा परिमाप। तो अच्छा प्रश्न है। एक बार मैं वापस से डील कर देता हूं मैंने क्या क्या किया है। कहीं पे अगर आपको डाउट होगा तो क्लियर कर लेंगे। देखिए क्या क्या काम किया है मैंने। सबसे पहले मैंने बोला त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का जनरल फॉर्मूला होता है वर्गमूल S, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। यहां पे S क्या होता है? तो S होता है अर्ध परिमाप। लिखते कैसे हैं? A प्लस B प्लस C डिवाइड बाई 2। ऐसे अर्ध परिमाप लिखते हैं। आपने पहले समझा परिमाप और उसका आधा अर्ध परिमाप। अब चूंकि अनुपात दिया है तो आप मान लेंगे 3K, 4K और 5K। तो S का वैल्यू कितना आया है? 6K। तो S का वैल्यू 6K, 6K में से 3K घटाया, 6K में से 4K, 6K में से 5K। क्षेत्रफल दिया है 216। तो ये 6K, 3K, 2K और 1K। गुणा कर दीजिए 6 त्रिका 18, 18 दूनी 36, 36 से कम 36, 4 ठो K अंदर बचा है। 36 का वर्गमूल 6, K इंटू K बाहर आया तो K इंटू K बाहर आया तो K। तो K इंटू K हो गया K²। 6 से काटे 216 को 36, तो K² बराबर 36। तो K कितना आ गया? 6। K 6 आ गया तो बता दीजिए A का वैल्यू 18, B 24 और C 30। तो परिमाप कितना हो जाएगा? तीनों को जोड़ दीजिए। परिमाप मतलब बाहर का माप, भुजाओं का माप मिल चुका है। तीनों को जोड़ दीजिए 72। अनुपात निकालिए, 6 से काटिए 3 4 5 ही आएगा। तो अनुपात अगर 3 4 5 दिया है तो वहां से आप बिल्कुल ये नहीं बोल सकते कि भुजा की लंबाई 3 4 और 5 ही होगी। अनुपात है 3:4:5। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 24 मीटर लंबी, 8 मीटर चौड़ी और 60 सेंटीमीटर मोटी दीवार बनाने के लिए 24 सेंटीमीटर गुणा 12 सेंटीमीटर गुणा 8 सेंटीमीटर नाप की कितनी ईंटें लगेंगी यदि दीवार का 10% हिस्सा मसालों से भरा हो। देखिए 2D में डायग्राम बना रहा हूं मैं,
3D यहां बना नहीं पाऊंगा, 2D में डायग्राम बना रहा हूं। ये मान लो दीवार बनाना है, ये दीवार बनाना है। दीवार कैसा है तो घनाभ क्या आकार का है, ये देखो लंबाई, चौड़ाई और मोटाई दिया है, मतलब दीवार कैसा है, घनाभ क्या आकार का दीवार है। लंबाई है, चौड़ाई है और मोटाई भी है। समझ पा रहे हैं? दीवार को देखना तो क्लियर हो जाएगा कि लंबाई, चौड़ाई और मोटाई क्या बोलना चाह रहा है वो। तो दीवार घनाभ क्या आकार का है, लंबाई है, चौड़ाई है और मोटाई है। अब उसमें ईंट लगानी है तो कितनी ईंटें लगेंगी यदि दीवार का 10% हिस्सा जो है वो मसालों से भरा हो। इसका मतलब मान लो ये दीवार है, इसका 10% हिस्सा अगर मैं मसालों से भर दिया हूं, मतलब ईंट कितने प्रतिशत हिस्सों में लगेगी, 90%। अगर मैं 10% हिस्सा मसालों से भर दिया हूं तो ईंट जो है वो 90% हिस्सों में लगेगी। अब 90% हिस्सों में ईंट लगेगी, इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूं समझना। मैं ऐसा लिख सकता हूं, देखो दीवार का जो आयतन होगा, दीवार का जो आयतन होगा, समझेंगे भाई, दीवार का जो आयतन होगा, तो दीवार का आयतन मतलब पूरा कंप्लीट। 2D में मैं क्षेत्रफल बोल दूंगा, 3D में क्या बोल दूंगा मैं, 3D में मैं बोल दूंगा आयतन। तो दीवार का जो आयतन है, समझ आ रहा है, दीवार का आयतन, इसका 90%, पूरा दीवार को मेरे को नहीं भरना है भाई, इसका 90%, क्योंकि दीवार के 10% पे क्या लगेगा, तो दीवार के 10% पे लगेगा मसाला। तो दीवार के आयतन का जो 90% होगा वो किसके बराबर होगा, तो आप बोल सकते हैं एन। एन क्या बता रहा है, नंबर ऑफ ब्रिक्स, मतलब ईंटों की संख्या, इनटू एक ईंट का आयतन, एक ईंट का आयतन। आपको पता नहीं है कितनी ईंटें लगेंगी, मान लो एग्जाम्पल के लिए 10 ईंटें लगती हैं, समझेंगे, मान लो एग्जाम्पल के लिए 10 ईंटें लगती हैं, 10 ईंटें, तो जो दीवार का आयतन का 90% होगा वो 10 ईंटों के आयतन के बराबर होगा। मान लो 10 ईंटों से दीवार के आयतन का 90% मैंने कवर कर दिया, एकदम आसान है समझना। 90% पोर्शन मैंने मान लो 10 ईंटों से कवर कर दिया है, मतलब दीवार के आयतन का 90% जो है वो 10 ईंटों के आयतन के बराबर होगा। मान लो मैंने दीवार के आयतन का 90% 50 ईंटों से कवर किया है, तो 50 ईंटों के आयतन के बराबर होगा दीवार के आयतन का 90%। लेकिन मेरे को पता ही नहीं है कितनी ईंटें लगेंगी, तो मैं बोल दिया n ईंटें लगेंगी, तो n इंटू एक ईंट का आयतन। और ईंट क्या है, घनाभ है, तो घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ऊंचाई को ही मोटाई बोल सकते हैं। तो दीवार का आयतन ये देखिए 24 मीटर, 8 मीटर और क्या बोल रहा है, देखिए 24 मीटर, 8 मीटर और 60 सेंटीमीटर। ये देखिए कंफ्यूज किया है, कैसे किया है, ये मीटर में, ये मीटर में, ये सेंटीमीटर में, ये सेंटीमीटर में, ये सेंटीमीटर में, ये सेंटीमीटर में। तो आपको पता है 1 मीटर में कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। तो आप 24 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, तो 2400 गुणा 8 मीटर को सेंटीमीटर में, तो 800 गुणा 60 और 90/100, क्यों, तो दीवार के आयतन का 90% बराबर n। एक ईंट का आयतन, एक ईंट का आयतन कितना हो जाएगा, देखिए, तो आप देख पा रहे हैं 24 गुणा कितना हो जाएगा, 12 गुणा 8, ऐसा हो जाएगा। 10 ईंट लगती तो यहां पे 10 होता ना, 50 ईंट लगती तो यहां पे 50 होता, 100 ईंट लगती तो यहां पे 100 होता। समझ पा रहे हैं? तो मेरे को पता ही नहीं है कितनी ईंट लगेगी, तो मैं n बोल दिया हूं। अब n का वैल्यू निकालना है, बस सिंप्लीफाई करिए, 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए पहले। n का वैल्यू 2400 गुणा 800 गुणा 6 गुणा 9 बटा 24 गुणा 12 गुणा 8। 24 से 24 को काट दीजिए, ठीक, 8 से 8 को काट दीजिए, मतलब यहां 100 बचा है, यहां 100। समझ पा रहे हैं भाई? ये देखिए क्या बचा है, लिख देता हूं, 100 गुणा 100 गुणा 6 गुणा 9 बटा कितना, 12। 6 से कट कर दीजिए 2 बार में, 2 से कट कर दीजिए 50 बार में, 50 नवा कितना, 450, और ये 2 जीरो और आ जाएगा, 45,000 ईंटें लगेंगी। तो ऑप्शन देख लीजिए 45,000 है या नहीं, तो ऑप्शन ए में 45,000 है। आपको समझना है, अगर मान लीजिए बोलता ही नहीं कि 10% मसालों से भरा हुआ है ईंट, 10% भाग जो है दीवार का वो मसालों से भरा हुआ है, ऐसा नहीं बोलता,
तो आप क्या करते, पूरे दीवार का आयतन 90% लिखते ही नहीं, पूरा दीवार का आयतन बराबर n इंटू एक ईंट का आयतन। लेकिन बोला है यहां पे 10% भाग जो है ये मसालों से भरा है, दीवार का 10% भाग मसालों से भरा है, मतलब ईंट जो है 90% दीवार को कवर करेगी। इसीलिए मैंने क्या लिखा, दीवार के आयतन का 90% जो है वो n इंटू एक ईंट के आयतन के बराबर है। अब दीवार जो है ये घनाभ के आकार का है और ईंट भी घनाभ के आकार का, तो घनाभ का आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है या मोटाई होता है। उसी प्रकार यहां पे भी मैंने लिख दिया, चूंकि ये मीटर में था तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, ये मीटर में था तो सेंटीमीटर में, ये ऑलरेडी सेंटीमीटर में है, ये सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर। n का वैल्यू सिंप्लीफाई करके निकाल लीजिए। कैसे निकाला, तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, 24 12 8 को नीचे ले आया, 24 से 24 कैंसिल, 8 से 8 कैंसिल, तो 100 गुड़ा 6 गुड़ा 9 बटा 12, 6 से 12 को कट किया 2 बार, 2 से 50 बार, 50 9 450, 2 जीरो लग गया। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आयताकार क्षेत्र की चौड़ाई उसकी लंबाई का 60% है, यदि उस क्षेत्र का परिमाप 800 मीटर है तो क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना होगा। यह आसान प्रश्न है। आयताकार क्षेत्र है, अब आयत क्या होता है, तो आयत जो है यह चतुर्भुज का एक प्रकार होता है। आयत जो है यह चतुर्भुज का एक प्रकार है, चतुर्भुज का एक प्रकार है। चतुर्भुज मतलब 4 भुजाओं से बनी बंद आकृति जिसमें 4 कोण भी होते हैं। तो चतुर्भुज का एक प्रकार क्या है, आयत है। आयत क्या होता है, सबसे खास बात जिसमें चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं और आमने सामने की भुजा बराबर होती है। ये देखिए, जहां पे ए को मैं बोल रहा हूं लंबाई और बी को मैं बोल रहा हूं चौड़ाई, ए को मैं बोल रहा हूं लंबाई और बी को मैं बोल रहा हूं चौड़ाई। क्षेत्रफल क्या होता है, तो आयत का क्षेत्रफल आपको पता ही होगा क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। परिमाप की बात करूंगा तो परिमाप, परि मतलब बाहर, माप तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस ए प्लस बी। तो परिमाप देख सकते हैं क्या होगा, 2a प्लस 2b, तो 2 को बाहर निकाल दीजिए, a प्लस बी। तो मैं कुछ खास खास बातें भी साथ साथ आपको बताते जा रहा हूं, ध्यान रखिएगा। तो आयत चतुर्भुज का एक प्रकार है जिसमें आमने सामने की भुजा बराबर और चारों कोण 90 डिग्री के। ये इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि समानांतर चतुर्भुज जो होता है उसमें भी तो आमने सामने की भुजा बराबर होती है, लेकिन वहां पे 2 कोण 90 डिग्री से कम होते हैं और 2 90 डिग्री से ज्यादा होते हैं, जबकि यहां पे चारों कोण 90 डिग्री के। क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, परिमाप परि बाहर, बाहर का माप a प्लस बी, ए प्लस बी, 2a प्लस 2b, 2 को बाहर निकालो ब्रैकेट में a प्लस बी। अब बोल क्या रहा है देखिए, इसका विकर्ण भी होता है, दोनों विकर्ण एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। बाइसेक्ट जो करते हैं वो 90 डिग्री पर नहीं करते हैं। बहुत सारी खास बातें हैं, लेकिन यहां पे आवश्यकता नहीं है उसकी। अब देखिए बोल क्या रहा है, उसकी चौड़ाई लंबाई का 60% है, तो लंबाई को मैं क्या बोल रहा हूं, a, लंबाई को मैं a बोल रहा हूं। तो चौड़ाई कितना है, देखिए चौड़ाई क्या बता रहा है ये, कि चौड़ाई जो है लंबाई का 60%, तो a का 60%, ये देखिए a का 60%, 20 से काट दो, 20 त्रिका 60, 20 पंचे 100, तो लंबाई a है और चौड़ाई कितना है, 3a/5। लंबाई अगर a है तो चौड़ाई उसकी लंबाई का, तो लंबाई a का 60%, जिसके बगल में का उसके बगल में गुणा, ऐसा सोच सकते हो आप। लंबाई का, तो लंबाई अगर a बोलूंगा तो a का 60%। अब बोल क्या रहा है, उसका परिमाप कितना है, 800 मीटर। अब देखो परिमाप कितना है, 800 मीटर। परिमाप आपको गिवन है कितना है, 800 मीटर। तो परिमाप होता क्या है, 2 इंटू लंबाई धन चौड़ाई, ये होता है परिमाप। 2 इंटू लंबाई धन चौड़ाई, ये देखिए अभी निकाला हूं मैं। अब लंबाई कितना है, a, तो लंबाई को रख दिया मैं a। चौड़ाई कितना है, देखो 3a/5, तो यहां पे क्या लिखा, 3a/5। परिमाप दिया कितना है आपको, 800 मीटर दिया है, तो परिमाप के नीचे में लिख दिया 800 मीटर। सिंप्लीफाई करते हैं, कितना आएगा देखिए, 2 बाहर में है
तो ये हो गया 5 इंटू ए, 5a प्लस 3, 8a डिवाइड बाई 5। सिंप्लीफाई करिए, यहां से कितना आएगा देखिए, 8 दूनी 16a बटा 5। 16 से कट कर दीजिए, 16 पंचे 80 होता है, तो a का मान कितना आ गया, 5 पचे 25, 250 आ गया। बहुत आसानी से आएगा। कैसे आया देखो, लंबाई a, चौड़ाई 3a बाई 5, 5 एकम 5 और 3 8a बटा 5, 8 दूनी 16, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो और आसान बनेगा। 8 से काट दो 100 बार, 2 से काट दो 50 बार, 50 इंटू 5 कितना, 250। तो a मिल गया 250, तो लंबाई 250, तो चौड़ाई मिल जाएगा 3a बाई 5, चौड़ाई मिल जाएगा 3a बाई 5। a का मान पुट कर दो, 250 बटा 5 कितना आ जाएगा देखिए, 150 मिल गया चौड़ाई। अब लंबाई और चौड़ाई मिल चुका है, तो क्षेत्रफल बता दो। कैसे बताओगे, 250 का गुणा कर दो 150 में, 15 पचे 75, 15 दूनी 30 और 7 37, 37,500 मिलेगा ही ऑप्शन। प्रोसीजर सही है, कॉन्फिडेंस है, तो आंसर तो आएगा ही। समझ आ रहा है। परिमाप अगर दिया है तो परिमाप निकाल के बराबर कर दो, क्षेत्रफल अगर दिया है तो क्षेत्रफल निकाल के बराबर कर दो। ये देखो पहले वाले प्रश्न में क्षेत्रफल दिया था तो क्षेत्रफल निकाल के बराबर कर दिया 216। ये वाले प्रश्न में क्या हो रहा है, तो ये वाले प्रश्न में परिमाप दिया है तो परिमाप निकाल के बराबर कितना कर दिया, 800। तो ये साइड में मैंने कुछ कुछ बातें भी आपको बताई हैं आयत के बारे में, उन बातों को भी ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए अगला प्रश्न क्या देखिए, त्रिभुज के क्षेत्रफल की संकल्पना है। मतलब जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है उसकी संकल्पना क्या है। बोल रहा है मूर्त है, अमूर्त है, ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा मूर्त और अमूर्त क्या होता है। तो मूर्त का मतलब क्या होता है, मतलब जिसका भौतिक रूप से अनुभव किया जा सके। मूर्त का मतलब आप सीधे सीधे ऐसा सोच सकते हैं, भौतिक रूप से आप उसका अनुभव कर सकते हैं, भौतिक रूप से आप उसका अनुभव कर सकते हैं। अमूर्त का मतलब जो कि अमूर्त है, मतलब केवल विचारधाराएं हैं। क्या बोल सकते हैं, जो केवल विचारधाराएं हैं उसको आप अमूर्त बोल सकते हैं। विचारधाराएं हैं उसको आप अमूर्त बोल सकते हैं। तो बोल क्या रहा है, त्रिभुज के क्षेत्रफल की संकल्पना क्या है। त्रिभुज का क्षेत्रफल देखो, त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, मान लो त्रिभुजाकार खेत है आपके पास, त्रिभुजाकार खेत है आपके पास, तो क्या उसका क्षेत्रफल भौतिक रूप से निकाल सकते हैं। बिल्कुल निकाल सकता हूं। त्रिभुज के क्षेत्रफल को मैं भौतिक रूप से भी मेजर कर सकता हूं और सूत्र के माध्यम से भी कर सकता हूं। सूत्र के माध्यम से आपने किया भी था पहले प्रश्न में, और भौतिक रूप से भी आप त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकाल सकते हो। और भी फॉर्मूले पढ़ते हैं, ये देखिए आपने शुरू वाले प्रश्न में ये फॉर्मूला पढ़ा, एस एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। और भी फॉर्मूले पढ़ते हैं, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, ये देखिए ये भी फॉर्मूला पढ़ते हैं। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल को आप फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं और भौतिक रूप से भी निकाल सकते हैं। इसीलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है ये क्या है, ए और बी दोनों, मतलब मूर्त और अमूर्त दोनों हैं। समझ आ रहा है। तो आसान है, मूर्त और अमूर्त का मतलब समझेंगे तो आपसे चीजें आसानी से बन जाएंगी। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल को आप भौतिक रूप से भी निकाल सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, देख सकते हैं, प्रॉपर तरीके से आप उसके क्षेत्रफल को मेजर कर सकते हैं और फॉर्मूले से कर सकते हैं। आधार दे दूंगा, ऊंचाई दे दूंगा, या तीनों भुजाओं की लंबाई दे दूंगा, अलग अलग फॉर्मूले आपने पढ़े होंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है ये मूर्त भी है और अमूर्त भी है। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सी संकल्पना या संकल्पनाएं अधिक अमूर्त हैं, ज्यामितीय, बीजगणितीय, संख्यात्मक। तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं तीनों ही क्या हैं, समान रूप से अमूर्त हैं। तो ये तो आसान प्रश्न है, आसानी से आप सोच सकते हैं, तीनों ही क्या हैं, समान रूप से अमूर्त हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। 658 गुणा 658 गुणा 658 माइनस 328 गुणा 328 गुणा 328 बटा 658 गुणा 658 प्लस
658 गुणा 328 प्लस 328 गुणा 328। अब ये एक ऐसा प्रश्न है जहां पे आपको प्रश्न को देखकर यह समझना है कि भाई जोड़ घटाओ गुणा भाग करना तो पॉसिबल नहीं है, ये करना तो पॉसिबल नहीं है। मतलब वी बॉड मास लगा के पहले क्या करें फिर क्या करें, यह सोचना ही नहीं है आपको, क्योंकि यहां पे पॉसिबल ही नहीं है। आप खुद सोचो, 3 बार गुणा कर पाओगे क्या 658 का? 328 का 3 बार गुणा कर पाओगे क्या? फिर इसका गुणा करना, इसका गुणा करना, इसका गुणा करना, जोड़ घटाओ करना, भाग देना, पॉसिबल नहीं है। तो जब भी ऐसा प्रश्न दिखाई दे जहां पे जोड़ घटाओ गुणा भाग करना पॉसिबल नहीं है, तो आपको समझना है कि कोई ना कोई फॉर्मूला यूज होगा। अब कौन सा फॉर्मूला यूज होगा वो भी नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि फॉर्मूला आपने ए और बी के पद में याद किया है, तो कैसे सोचा जाए कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो दूसरी खास बात ऐसे प्रश्नों में यह है कि ऐसे प्रश्नों में जनरली आपको 2 ही डेटा दिया होता है। कैसे पहचानेंगे कि फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है? तो पहली बात, जोड़ घटाओ गुणा भाग करना पॉसिबल नहीं है। दूसरी बात, केवल 2 ही डेटा दिया रहेगा। अब क्या करना, एक डेटा को ए मान लेना, तो 658 को ए मान लो और 328 को क्या मान लो, बी। अब ए और बी क्यों माना? क्योंकि फॉर्मूला आपने ए और बी के पद में पढ़ा है। तो ए इंटू ए क्या बन जाएगा, ये ए का क्यूब प्लस, सॉरी माइनस है तो माइनस लिखिए, बी इंटू बी क्या बन जाएगा, बी का क्यूब डिवाइड बाई ए इंटू ए क्या बन जाएगा, ए का वर्ग प्लस ए इंटू बी प्लस बी का वर्ग, ऐसा बनेगा। मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने केवल 658 को ए और 328 को बी लिखा, तो ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब क्या होगा, ए माइनस बी, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर पहले से है, तो ऊपर में मैंने क्या किया है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाया, ए माइनस बी पहले ब्रैकेट में, दूसरे में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो बचा कितना, ए माइनस बी। अब ए का वैल्यू पुट कर दो, कितना है ए का वैल्यू 658 और बी का वैल्यू कितना है 328, कितना आ जाएगा देखिए, 8 में 8 0, 5 में 2 3, 6 में 3 3, 330 ऑप्शन बी आ जाएगा। तो जब भी ऐसा प्रश्न आएगा जहां पे आपको समझ में आ जाए कि गुणा भाग जोड़ घटाव करना पॉसिबल नहीं है, मतलब कोई ना कोई फॉर्मूला यूज होगा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसी एक रकम का 7 साल बाद साधारण ब्याज 1750 रुपए है, मतलब सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज दे दिया है किसी रकम का, मतलब धनराशि का, कोई धनराशि का 7 साल बाद साधारण ब्याज, समय कितना दे दिया है 7 साल, तो 7 साल बाद साधारण ब्याज कितना है 1750। यदि साधारण ब्याज 20% अधिक हो जाता, मतलब दर जो पहले था 8% मान लो, वो दर बोल रहा है 20% अधिक हो जाता, तो कितनी अधिक ब्याज उस रकम पर प्राप्त होगी। तो ये तो मुझे लगता है डेटा इनसफिशिएंट दिया हुआ है यार, प्रश्न को पढ़ो एक बार। एक रकम का 7 साल बाद साधारण ब्याज 1750 है, यदि साधारण ब्याज 20% अधिक हो तो कितनी अधिक ब्याज उस रकम पर प्राप्त होगी। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगा के देखो एक बार, ये होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो साधारण ब्याज दिया है 1750, वह रकम क्या है नहीं पता है, धनराशि मतलब मूलधन क्या है नहीं पता, जिसपे 1700 ब्याज मिला है नहीं पता, दर भी नहीं पता, समय कितना है 7 साल बटा 100। ठीक, ये बन गया। अब बोल रहा है अगर ब्याज को 20% बढ़ा दिया जाए, ब्याज 20% अधिक हो, 20% मतलब क्या, दर को बढ़ा दिया है, धनराशि सेम है, दर को 20% बढ़ा दिया है, तो कितना हो गया R प्लस बी, समय कितना 7 बटा 100। लेकिन दिक्कत यह है, यह ब्याज पूछ रहा है, वो ब्याज को पूछ रहा है, बनेगा कि नहीं बनेगा, कोशिश करो, यह तो पॉसिबल ही नहीं है, डेटा इनसफिशिएंट होगा। क्यों होगा डेटा इनसफिशिएंट, क्योंकि ये वाला डेटा भी पता नहीं है आपको, यही तो पूछा है। तो ब्याज पूछा है कितना अधिक मिलेगा, मतलब यहां पे जो ब्याज आएगा वो पुराने वाले से कितना अधिक है,
तो ना तो मूलधन पता है, अगर मूलधन बताता फिर भी बन जाता, यहां पे तो मूलधन भी नहीं बताया है, बनेगा क्या? नहीं बनेगा, ठीक नहीं बनेगा। तो यहां पे आप बोलेंगे ज्ञात नहीं किया जा सकता, बिल्कुल ये प्रश्न बन ही नहीं सकता, क्योंकि आप खुद सोचिए, ना पी पता है ना आर, तो यहां भी पी और आर नहीं पता। अगर ये भी पता होता तो फिर भी बन जाता, ये भी तो नहीं पता कि ब्याज कितना मिल रहा है, वही तो पूछा है कितना अधिक ब्याज मिलेगा, मतलब यहां पे जो ब्याज मिलेगा वो 1750 से कितना अधिक होगा वो पूछ रहा है। तो यहां पे तो पॉसिबल ही नहीं है प्रश्न बन पाएगा। खैर ऑप्शन भी दिया है ज्ञात नहीं किया जा सकता, देख लीजिए पॉसिबल है क्या, आप खुद सोचिए पॉसिबल है क्या? नहीं है पॉसिबल। आप सोच रहे होंगे 7PR का वैल्यू यहां से पुट कर दूंगा, लेकिन 20 सत्ते 140 पी होगा, वो कहां जाएगा, वो कहां जाएगा? तो पॉसिबल नहीं दिख रहा है मेरे को तो बिल्कुल भी। चलिए, तो इसका आंसर होगा ज्ञात नहीं किया जा सकता। अगला देखिए, किसी संख्या को 342 से भाग देने पर 47 शेषफल प्राप्त होता है, यदि उसी संख्या को 18 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा? तो ऐसे प्रश्नों में आपको बहुत बार पहले की वीडियोस में पढ़ा चुका हूं मैं। आप सीधे शेषफल को ही क्या करिए, 18 से भाग दीजिए, 18 दूनी 36, कितना बचेगा 11। ऐसा क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि ये वाला 342 जो है ये 18 से क्या होगा, विभाजित होगा। करके देख सकते हैं, 18 से विभाजित होगा। 18 एकम 18, कितना बचा 16, 2 नीचे आया, 18 9 162 होगा। डिटेल में चलो देखना है तो देख लो, बाकी बहुत बार ऐसे प्रश्न बता चुका हूं। मान लो वो संख्या क्या है x, तो x को 342 से भाग दे रहा हूं, तो शेषफल कितना आ रहा है 47। इसी x को भाग देना है किससे, 18 से, तो भागफल क्या आएगा नहीं पता। अगर मैं भागफल को एक लेता हूं तो यहां से x क्या निकलेगा, तो आपको पता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ये निकलेगा। संख्या x, इसको 342 से भाग देने पर शेषफल कितना आ रहा है 47। अगर मैं क्या करता हूं, भागफल को 1 लेता हूं तो संख्या ये बनेगी। इसको आगे जाके भाग देना है किससे, 18 से। अगर मैं भागफल को 2 लेता हूं तो संख्या क्या बनेगी, 342 गुणा 2 धन 47। अगर मैं भागफल को 3 लेता हूं तो संख्या क्या बनेगी, 342 गुणा 3 धन 47। ये देखिए, अब इस संख्या को आगे जाके भाग देना है किससे, 18 से। अब एक बात समझो, इस संख्या को आगे जाके 18 से भाग देना है। अगर 342 18 से भाग जा रहा है तो ये वाला पोर्शन, ये देखिए ये वाला पोर्शन मतलब भाजक गुणा भागफल वाला पोर्शन हमेशा 18 से क्या होगा, डिवाइड। अगर 342 18 से भाग जा रहा है तो 342 का 1 गुना 2 गुना 3 गुना कितना गुना भी करो, 18 से भाग जाएगा। इसी कारण मैंने क्या किया, सीधे 47 को ही 18 से भाग दे दिया। 18 दूनी 36, शेषफल कितना आएगा, 11 आएगा। पूरा कैलकुलेट करके दोगे तो भी 11 आएगा। इस बात को समझो, अगर 24 से डिवाइड हो रहा है तो 20 का कितना गुना भी करूंगा मैं 4 से डिवाइड ही होगा। ये देखो 4 से डिवाइड ही होगा। उसी प्रकार 342 अगर 18 से डिवाइड हो रहा है तो उसका 1 गुना 2 गुना 3 गुना 10 गुना 18 से डिवाइड होगा। 47 को 18 से डिवाइड किया, शेषफल कितना आ गया, 11 आ गया। क्लियर है ये? तो ऐसे प्रश्नों में कंफर्म है कि ये वाला संख्या ये वाले संख्या से डिवाइड होगा ही, कंफर्म है। नहीं होगा तो आंसर निकाल ही नहीं पाओगे आप। चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात। ये तो बहुत आसान है, सीपी और एसपी का अनुपात दे दिया है। सीपी और एसपी का अनुपात कितना है, 4:5। तो लाभ का परसेंट पूछा है, ये तो बहुत आसान है। यहां से सीधे सीधे सीपी ले लो 4, एसपी ले लो 5। ये देखो, तो लाभ का परसेंट मतलब क्या, आपके हाथ में 4 रुपया था, ये हो गया कितना 5 रुपया। यही मतलब हुआ। क्रय मूल्य मतलब 4 रुपया मैंने खर्च किया, सामान खरीद के लाया, 5 रुपया में सामान बेच दिया। 4 रुपया खर्च किया, 5 रुपया मिल गया। क्रय मूल्य का मतलब क्या, जिस मूल्य पर वस्तु में खरीद के लाऊंगा, मतलब 4 रुपया में सामान में खरीद के लाया। मेरे हाथ में 4 रुपया था, ये मैंने खर्च किया, सामान आया, 5 में बेच दिया। तो 4 रुपया मेरे हाथ में था, वो कितना हो गया 5। मतलब जो प्रतिशत वृद्धि होगी वही क्या है, प्रतिशत लाभ है।
दोनों अलग थोड़ी हैं, दोनों सेम हैं। तो प्रतिशत लाभ कितना होगा? तो 1 रुपए का जो लाभ हुआ है 4 रुपया पे हुआ है, तो प्रतिशत में कितना हो जाएगा? ये 25%। ये देखिए 25%। 1 रुपए का जो लाभ हुआ है वो कितने रुपए पे हुआ है? 4 रुपए पे। तो आप निकाल क्या रहे हो कि 1 रुपया जो है वो 4 का कितना प्रतिशत है? ऐसा सोचो, 4 रुपया से 5 रुपया हो गया, तो प्रतिशत में बढ़त कितने की हुई? प्रतिशत वृद्धि कितने की हुई? उसी को मैं क्या बोलूंगा? प्रतिशत लाभ। 4 रुपया से 5 रुपया हुआ, मतलब 1 रुपया जो बढ़ा है वो किस पे बढ़ा है? 4 रुपया पे। तो आप निकाल क्या रहे हो? 1 रुपया 4 का कितना प्रतिशत है? 25% है। ठीक, तो आपसे बन जाएगा। फालतू बोल रहा हूं इतना मैं इसमें। 12 कॉपियों को बेचकर एक विक्रेता को 4 कॉपियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। ये देखिए, 12 कॉपियों को बेचकर एक विक्रेता को 4 कॉपियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसका प्रतिशत लाभ कितना होगा? ये आपके लिए होमवर्क है, इसको बना लीजिएगा। आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं आप। इसको सॉल्व करने के बाद इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर आएगा आंकड़े अपर्याप्त। ये तो होगा नहीं, आंसर तो निकलेगा इसका। तो आंसर निकाल लीजिएगा। 12 कॉपियों को बेच रहा है और उसको लाभ हो रहा है। लाभ कितना हो रहा है? 4 कॉपियों के विक्रय मूल्य के बराबर। ट्राई करेंगे, बन जाएगा आप लोग से। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इसके बराबर में 1 दिया है और x का मान पूछ रहा है क्या होगा। इसको बना लेते हैं। खैर आजकल तो पीएससी का लेवल देखिए, यहां पे ABC लिख देता है और ABC का वैल्यू पूछ लेता है। और कैसे पूछता है? A + B + C का मान क्या होगा? 2A + 3B + 4C का मान क्या होगा? इस लेवल के पीएससी पूछ रहा है, लेकिन व्यापम में उस लेवल के प्रश्न नहीं पूछे गए हैं अभी तक। चलिए, इसके बराबर में कितना दिया है? 1। तो सबसे पहले क्या करो? इसको सॉल्व करो, बाकी को जैसा है वैसा लिख दो। सबसे पहला काम होगा, इसको सॉल्व करो। 1 - x का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, कितना आएगा? 1 - x। बीच में प्लस है तो प्लस x लिख दिया, डिवाइड बाई कितना? 1 - x बराबर कितना? 1। सिंपल सा है, इसको मैंने सॉल्व किया। ये देखिए, 1 - x का 1 में मल्टीप्लाई किया, 1 - x प्लस x डिवाइड बाई 1 - x। x और x हो गया कैंसिल। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए, सॉल्व करिए इसको। 2x अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1 - x बराबर 1। ये हो गया। ठीक, पूरा स्टेप लिख रहा हूं मैं। 1 - x का 1 में मल्टीप्लाई किया, 1 - x प्लस x डिवाइड बाई 1 - x। अब x और x हो गया कैंसिल, तो 1/1 - x बचा है। ये देखिए, 1/1 - x। अब 1 x है। अब इसको सिंप्लीफाई करना है आपको, तो आपको पता है कैसे सिंप्लीफाई होगा। तो 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, और ये 1 - x कहां जाएगा? ऊपर जाएगा। ऐसा कुछ बन जाएगा। ये देखो, 1 + 1 - x बन जाएगा। ये बनेगा बराबर कितना? 1। तो ये हो गया 2x अपॉन 2 - x = 1। तो 2x = 2 - x हो जाएगा ये। तो 2x और x ऐड हो गया, कितना हो गया? 3x = 2। तो x = कितना? 2/3। आसान प्रश्न है, बनना चाहिए था ये। तो x का मान कितना आएगा? 2/3। बना लेंगे। तो एक बार देख लीजिए ऑप्शन है क्या? ऑप्शन सी है। सबसे पहले आपने क्या किया है? तो सबसे पहले आपने इसको सॉल्व किया, तो 1 - x का 1 में मल्टीप्लाई किया, तो 1 - x, बीच में प्लस है तो प्लस x और x कैंसिल हो गया, तो कितना आया? 1/1 - x आया। अब ये 1 - x ऊपर आ जाएगा। ये देखिए, 1 और 1 हो गया 2 - x। 2 - x का 1 में मल्टीप्लाई किया, 2 - x 2x, और ये -x इधर आके प्लस x हो गया। 3x = 2, तो x = 2/3। ऑप्शन भी आप देख सकते हैं, ऑप्शन में दिखाई दे रहा है आपको। यदि दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 250 और 50 है, यदि पहली संख्या को 2 से भाग देने पर भाज्य 50 हो और शेषफल 0 हो, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो ये वाले स्टेटमेंट को देखिए आप। बोल क्या रहा है? पहली संख्या, मान लो पहली संख्या x है, पहली संख्या को 2 से भाग देने पर भाज्य 50 हो और शेषफल 0। भाज्य नहीं हो सकता, यहां पे भागफल होना चाहिए।
भाज्य तो संख्या खुद है ना, उस संख्या को 2 से भाग दे रहे हैं तो भागफल 50, तो यहां पे भागफल 50 होगा और शेषफल क्या होगा, शून्य। ऐसा बोल रहा है, भागफल 50 शेषफल शून्य। पहली संख्या x है, इसको 2 से भाग दिया तो भागफल 50 शेषफल शून्य, तो यहां से x कितना आ जाएगा, तो आपको पता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, तो x कितना आ गया, x आ गया कितना, 100। पहली संख्या 100, दूसरी संख्या पूछ रहा है क्या होगी। आपको रिजल्ट याद रखना है, दो संख्याओं का गुणनफल उन संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। दो संख्याएं x और y, इनका गुणनफल संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। तो x का मान कितना है 100, y निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ दिया है 250 और 50, रख दीजिए, तो यहां से y मिल जाएगा 250 गुणा 50 बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, तो y का वैल्यू 25 25 125, तो ऑप्शन बी है, देख लीजिएगा 125। तो ध्यान रखेंगे, पहली संख्या को 2 से भाग देंगे, अब 2 से भाग दे रहे हैं तो भाज्य स्वयं क्या है, पहली संख्या, तो ये भागफल दिया है आपको 50 और शेषफल शून्य, तो पहली संख्या मिल गया। रिजल्ट आपको पता है, दो संख्याओं का गुणनफल संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। चलिए, किसी व्यक्ति के दैनिक उत्पादन का 33 सही 1/3%, दूसरे व्यक्ति के दैनिक उत्पादन का 50% है। यदि दूसरा व्यक्ति रोज 1500 स्क्रू बनाता है तो पहले व्यक्ति का स्क्रू बनाने की दैनिक उत्पादन क्षमता कितनी है। बोल क्या रहा है, किसी व्यक्ति के दैनिक उत्पादन का, किसी व्यक्ति के दैनिक मतलब पहला व्यक्ति ए है, तो ए के दैनिक उत्पादन का 33 सही 1/3%, तो 33 सही 1/3% को अलग से सॉल्व करो। 33 सही 1/3%, 33 या 99, 99 और एक कितना 100, 100/3%, प्रतिशत को हटाऊंगा तो डिवाइड बाई कितना आएगा 100, तो 33 सही 1/3% का वैल्यू याद रखा जाता है 1/3। 33 सही 1/3% मतलब 100/3%, प्रतिशत हटाया तो 100 आया, 100 से 100 कैंसिल, तो आप याद रखना 33 सही 1/3% का वैल्यू क्या होता है 1/3। तो ए का जो 1/3 है वो दूसरे व्यक्ति के दैनिक उत्पादन का, तो पहले व्यक्ति का दैनिक उत्पादन ए है, इसका 1/3, दूसरे व्यक्ति के दैनिक उत्पादन का 50%, 50% का मतलब क्या होगा पता है आपको, तो 50% मतलब 1/2, तो यहां पे कितना आ जाएगा 1/2, तो यहां से ए बटा बी बराबर कितना आ गया 3/2, उनके दैनिक उत्पादन का अनुपात मिल गया। तो पहले व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति के दैनिक उत्पादन का अनुपात बी ए के नीचे आया और 3 ऊपर चला गया, 3:2। अब पहले व्यक्ति का स्क्रू बनाने की दैनिक उत्पादन क्षमता पूछा है, दूसरा व्यक्ति डेली 1500 स्क्रू बनाता है, तो दूसरा व्यक्ति का उत्पादन अगर डेली 1500 स्क्रू का है तो बोल रहा है पहले व्यक्ति का कितना होगा, तो बी का वैल्यू 1500 पुट कर दिया, तो ए बता दो 1500 इंटू 3/2, 2 से कट कर दो 750 आ गया, 3 पचे 15, 3 सत्ते 21 और 1 22, कितना आ जाएगा 2250, तो ऑप्शन बी है 2250। आसान और अच्छा प्रश्न है, आपसे बनना भी चाहिए था। देखिए बोल क्या रहा है, 18,225 का वर्गमूल 135 है, तो इन सब का टोटल वर्गमूल पूछा है क्या होगा। 18,225 का वर्गमूल, ये तो खैर आपको दिया है कितना 135। अब दशमलव में अगर डेटा होता है तो आपका पहला काम होता है आप उसको p/q के रूप में कन्वर्ट करते हैं। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, 1 2 3 4, 4 अंक के बाद दशमलव है तो नीचे क्या करते हैं 4 जीरो लगा देते हैं, ऊपर का दशमलव हट जाता है। अब यहां पे देखिए क्या लिखेंगे 18,225 और यहां पे 1 2 3 4 5 6 अंक के बाद दशमलव है तो नीचे क्या करेंगे 6 जीरो लगा देंगे। यहां देखिए 1 2 3 4 5, एक और लगा दो। यहां देखो 18,225 कितने अंक के बाद दशमलव है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो नीचे क्या करो 8 जीरो लगा दो। एक तरीका तो यह है प्रश्न को सॉल्व करने का।
अब 18,225 का वर्गमूल 135 दिया है। यहां पे देखो 18,225 का वर्गमूल 135, ऊपर वाले का वर्गमूल 135, 2 जीरो का 1 जीरो हो गया, 2 जीरो का 1 जीरो और 1 का वर्गमूल 1। यहां देखो 135 ऊपर वाले का वर्गमूल, 2 जीरो का 1 जीरो, 2 जीरो का 1 जीरो, 2 जीरो का 1 जीरो और 1 का 1 हो गया। 135 ऊपर वाले का वर्गमूल, 2 जीरो का 1 जीरो, 2 जीरो का 1 जीरो, 2 जीरो का 1 जीरो, 2 जीरो का 1 जीरो और 1 का वर्गमूल 1 हो गया। अब कैसे सॉल्व किया जाए? तो अब देखो नीचे 2 जीरो हैं तो ऊपर 2 अंक के बाद दशमलव लगा दो, नीचे 3 जीरो हैं तो ऊपर 3 अंक के बाद दशमलव लगा दो, नीचे 4 जीरो हैं तो ऊपर 4 अंक के बाद दशमलव, लेकिन 3 ही हैं तो 1 जीरो अपने से लगाना पड़ेगा। नीचे 2 जीरो तो 2 अंक के बाद दशमलव, नीचे 3 जीरो तो 3 अंक के बाद दशमलव, नीचे 4 जीरो तो 4 अंक के बाद दशमलव। अब जोड़ दो इसको, कैसे जोड़ेंगे देखो 135.0, 1.35, 0.135, 0.0135, कितना आएगा देखिए 5, 5 और 3 8, 5 3 8 1 9, 3 और 1 4, 5 और 1 6, 136.4985। उपरोक्त में से कोई नहीं। ये हो जाएगा, देख पा रहे हैं 136.4985, उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। तो जो डेटा दिया है उसके हिसाब से आंसर आपका आएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। अब आपको इतना मेहनत करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों आवश्यकता नहीं है समझो। मैं क्या बोल रहा हूं देखिए 18,225 का वर्गमूल 135, तो इसका वैल्यू कितना आएगा 135 आएगा। ये तो कंफर्म है क्योंकि 18,225 सीधे सीधे लिखा गया है। यहां पे समझो अगर मैं वर्गमूल के अंदर 4 अंकों के बाद दशमलव लगाता हूं तो जो उसका वर्गमूल आता है उसमें 2 अंकों के बाद क्या लगता है दशमलव लगता है, तो इसका वैल्यू होगा सीधे 1.35। ये देखो वही निकाले हैं। क्या बोल रहा हूं, अगर मैं वर्गमूल के अंदर 4 अंकों के बाद दशमलव लगाता हूं, ये देखो वर्गमूल के अंदर 4 अंकों के बाद दशमलव लगाता हूं तो जो उसका एक्चुअल में वर्गमूल है उसमें 2 अंकों के बाद क्या लगता है दशमलव। अगर मैं वर्गमूल के अंदर 6 अंकों के बाद दशमलव लगाता हूं तो जो उसका वर्गमूल एक्चुअल में है उसमें 3 अंकों के बाद क्या लगता है दशमलव। अगर मैं वर्गमूल के अंदर 8 अंकों के बाद दशमलव लगाता हूं तो जो उसका वर्गमूल है उसमें 4 अंकों के बाद क्या लगता है दशमलव। ये देखो सीधे ऐसा लिख सकते हो, सीधे ऐसा लिख सकते हो। वर्गमूल के अंदर अगर मैं 4 अंकों के बाद दशमलव तो जो उसका वर्गमूल है उसमें 2 अंकों के बाद, इसमें 6 अंकों के बाद तो इसमें 3 अंकों के बाद, इसमें 8 अंकों के बाद तो इसमें 4 अंकों के बाद, वही निकलेगा। ये देखिए वही निकल रहा है 135, 1.35, 0.135, 0.0135। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या बोल रहा है देखिए 0.232323, इसको साधारण भिन्न में बदला जाए। ये तो बहुत आसान है। 0.232323 एक्चुअल में क्या लिखा है 0.23 पूरे का बार। इसको साधारण भिन्न में बदलने के लिए आप क्या करते हैं, सीधे 2 अंकों के ऊपर बार है तो नीचे 2 9 लगा दो। 2 अंकों के ऊपर बार है, ये बार क्या बताता है 23 रिपीट हो रहा है, 23 23 23 23। तो जिस अंक के ऊपर बार लगता है वो रिपीटेशन को बताता है। तो 23 के ऊपर बार लगा है। अब इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं P/Q में, तो आप बोलते हैं दशमलव के बाद जो लिखा है उसको लिख दो। 2 अंकों के ऊपर बार है तो 2 9। एक्चुअल में तरीका क्या होता है करने का, x बराबर 0.232323 ऐसा मान लेता हूं मैं। अब मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बनेगा देखो 23.232323। ये देखो ऐसा कुछ बनेगा। अब जाके समीकरण 2 में से 1 को घटाता हूं, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाता हूं तो 100x में से x घटेगा तो 23 में से 0.23 घट जाएगा। तो यहां पे 99x बराबर कितना बचेगा 23, तो x बराबर 23/99। ये प्रोसीजर है लेकिन आपको शॉर्टकट ध्यान रखना है। यहां पे जितने अंकों के ऊपर बार होता है नीचे उतना ही 9 लगा देते हैं। तो अच्छे प्रश्न हैं, ध्यान रखेंगे, बहुत अच्छे प्रश्न हैं, आप लोगों से बनने चाहिए।
देखिए बोल क्या रहा है, ए अपना व्यापार 85,000 रुपए से शुरू करता है। कुछ समय बाद बी उससे 42,500 के साथ जुड़ता है। यदि वर्ष के अंत में प्राप्त लाभ को 3:1 के अनुपात में बांटा गया तो बी कितने समय के लिए जुड़ा था? कितने समय बाद नहीं, कितने समय के लिए जुड़ा था। तो आपको पता होगा, आप जो साझा का चैप्टर पढ़ते हैं उसमें जो लाभ होता है वर्ष के अंत में या 2 वर्ष के अंत में या 3 वर्ष के अंत में, उसको निवेश के अनुपात में बांट देते हैं। और निवेश का अनुपात कैसे निकालते हैं? तो कौन कितना रुपया लगाया है कितने समय के लिए, कौन कितना रुपया लगाया है कितने समय के लिए। तो यहां पे देखिए, ए अपना व्यापार शुरू करता है 85,000 रुपए लगाकर, और कुछ समय बाद, कितने समय बाद नहीं दिया है, कुछ समय बाद बी आ जाता है 42,500 रुपए लगाकर व्यापार में। तो निवेश का अनुपात कैसे निकलेगा? तो 85,000 रुपया ए का कितने महीने के लिए निवेशित है? 12 महीने के लिए। जबकि बी का 42,500 रुपए कितने महीने के लिए व्यापार में है? एक्स महीने के लिए। कितने महीने बाद आया वो नहीं पता मेरे को, ये समय क्या बताता है कि ए का पैसा 12 महीने के लिए व्यापार में है और बी का पैसा एक्स महीने के लिए। इसी अनुपात में प्रॉफिट को बांटते हैं, इसको बोलते हैं निवेश का अनुपात। और यह अनुपात प्रश्न में क्या दिया है, ये देखो 3:1, क्योंकि बोल दिया है 3:1 में बांटा गया प्रॉफिट को। अनुपात का मतलब क्या होता है? बटा। ये देखिए, इसको ऐसा लिख देता हूं, इसको मैं ऐसा लिख देता हूं, देखिए बराबर 3/1 लिख सकता हूं ऐसा। अब 2 0 से 2 0 काट दीजिए, 3 से काट दीजिए, 3 एकम 3, 3 चौको 12। क्या आ रहा है देखिए, थोड़ा सा क्लियर मैं लिख देता हूं ऐसा कुछ, बराबर 1। इधर तो कुछ बचा ही नहीं है। 5 से काटिए, 5 एकम 5, 5 सते 35, 5 से काटिए, 5 अठे 40, 5 पचे 25 आएगा। 5 अठे 40, 5 पचे 25, 85 से 2 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? देखिए 2 चौको 8, x का वैल्यू आ गया 8। इसका मतलब क्या हुआ? ये 8 क्या बता रहा है कि उसका पैसा 8 महीने के लिए व्यापार में है। उसका पैसा 8 महीने के लिए व्यापार में है। कितने समय के लिए? तो 8 महीने के लिए। अगर मैं बोलता कितने महीने बाद आया, तो 4 महीने बाद आया, और पैसा कितने महीने के लिए है? तो 8 महीने के लिए है। तो ये आज के कुछ प्रश्न हैं, और भी आगे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे जिसमें मैथ्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न मैं लेकर आऊंगा। बाकी विषय के भी आपको वीडियोस प्रोवाइड किए जा रहे हैं, तो अच्छी से तैयारी करिए। समय कम है तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस सॉल्व करिए, आपको कॉन्फिडेंस आएगा। बहुत टफ पेपर नहीं आता है, सीजीपीएससी से तुलना करेंगे तो बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। फिर भी मेहनत करनी पड़ेगी, तो मेहनत करते रहिए। मिलते हैं अपन अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।